हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक न्यू वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। साथियों इसमें आज हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट में जो आपके पास जनरल नॉलेज इस समय आ रहा है, जो कि 9 माइनर लॉ के रूप में इंक्लूड किया गया है। इसी 9 माइनर लॉज के बारे में आज हम बात करेंगे। और साथियों ये जो क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, आप थंबनेल देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैं इंग्लिश लैंग्वेज में ही लेकर के आया हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन लेकर के आइए, तो उसी डिमांड को आपके फुलफिल करने के लिए मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में आज क्वेश्चन एनालिसिस करने के लिए आया हूँ। साथियों ये जो 9 माइनर लॉ है, इन्हीं सभी 9 माइनर लॉज के क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करेंगे और उन सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा और साथ ही साथ रेलेवेंट भी होगा। साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन 2023 के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम 9 माइनर एक्ट्स को डील कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो आज मैंने टॉपिक ऑप्ट किया है वो टॉपिक है द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नैटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। क्या है साथियों? पीसीपीएनडीटी एक्ट। आप लोगों ने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा जब आपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया होगा, तो एट द टाइम आपने इस एग्जामिनेशन में ये नाम बहुत सुना होगा। पीसीपीएनडीटी एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सेलेक्शन एक्ट 1994 का ये एक्ट है। जब दोस्तों हम इस एक्ट के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में आप जान जाइए। अगर हम इस एक्ट की बात करते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ, अगर हम सेक्शंस की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 34 सेक्शंस में ये डिवाइड किए गए हैं। इसीलिए यहाँ पे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क किए जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। और साथियों जब हम बात करते हैं किसके बारे में, पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में, तो पीसीपीएनडीटी एक्ट किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो साथियों ये बात करता है कि आप सेक्स का सिलेक्शन नहीं करवाओगे। क्या नहीं करवाओगे? आप सेक्स का सिलेक्शन नहीं करवाएंगे। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं सेक्स सिलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। और आगे क्या कर रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन मीन्स कि आप न ये चेक करेंगे जो गर्भ में बच्चा पल रहा है माँ के, आप ये ना चेक करेंगे कि वो लड़का है कि लड़की है, बेटा है कि बेटी है। इस प्रकार के किसी भी प्रकार के सिलेक्शन को आप नहीं करा सकते हैं। तो आपको एक्ट का ऑब्जेक्टिव पता चल गया। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है साथियों, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नैटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 डिस्कस इन ब्रीफ। आपको पूरे एक्ट को क्या करना है साथियों, यहाँ पे ब्रीफ में इंट्रोड्यूस करना है, ब्रीफ में आपको बताते हुए चलना है। ब्रीफ में बताने का मतलब ये है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन दिया गया है एक्ट 1994 का, इसको आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक को यहाँ पे आपको बताते हुए चलना है कि हाँ इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया, क्या इसका स्कोप है। इस एक्ट को बनाने का गवर्नमेंट का, अगर पार्लियामेंट की हम बात करेंगे, जो सेंट्रल सुपरवाइजर, जो सेंट्रल बोर्ड है हमारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट को पारित किया जा रहा है, आखिर में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। उसी ऑब्जेक्टिव को देख करके ही तो इस एक्ट को बनाने का प्रयास किया गया होगा, तो उसी के लिए ये बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाई आर द सेंट्रल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी सुपरवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट, हाउ आर दे कॉन्स्टिट्यूटेड। इसको किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया है, इसके बारे में हम क्या बताएंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से हम आंसर फ्रेम करेंगे। आंसर में कह रहा है किसके बारे में साथियों, तो सेंट्रल और स्टेट यूनियन टेरिटरी सुपरवाइजरी बोर्ड्स के बारे में बात कर रहा है। हम इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे और किस प्रकार से इनका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, कहाँ पे, द पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत। वही सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अपने आंसर के फ्रेमिंग में हम वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। किसकी बात कर रहा है? अगर हम पीसीपीएनडीटी एक्ट की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस की बात कर रहा है एंड देयर पेनाल्टीज दैट आर प्रिस्क्राइब अंडर द पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट। कौन कौन से प्रोविज़न हैं, किस चीज़ के बारे में इस एक्ट के माध्यम से बताया जा रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जब आप अपने आंसर को फ्रेम करिएगा तो वहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछेगा उसी चीज़ों के बारे में आप बताइएगा। आपको अलग से कोई भी चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पेनाल्टीज़ की अगर बात करती है दोस्तों, तो पेनाल्टीज़ ही आपको बताना है, पेनाल्टीज़ के अलावा आपको कुछ नहीं बताना है। ठीक, कितने ईयर की पेनाल्टीज यहाँ पे दी जा सकती है, अगर क्या कोई फाइन का भी कोई
क्राइटेरिया है तो क्या फाइन भी दिया जा सकता है। तो आप यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो सकता है उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे रखने का मैंने भरपूर प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा व्हाट आर द डायरेक्शंस इशूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है जब इस एक्ट को लागू किया जाएगा, इस एक्ट को बनाया जाएगा, किसको, द PCPNDT एक्ट के बारे में बात करते हैं। द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नैटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सेलेक्शन एक्ट 1994 की अगर हम बात करते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ ना कुछ जजमेंट यहाँ पे पास किया गया होगा। इसको लेकर के उस जजमेंट के सपोर्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्रॉपरली आंसर को फ्रेमिंग करना है फॉर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ PC एंड PNDT एक्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी गाइडलाइन दिया गया उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने आंसर को कॉन्स्टिट्यूट करना है, अपने आंसर को फ्रेम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। करा डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ PC एंड PNDT एक्ट। किस चीज़ की बात कर रहा है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज़ की बात कर रहा है। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज़ की बात करते हैं, अब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज़, जब कोई भी एक्ट बनाया जाता है दोस्तों तो आपको पता है कि हमारा गार्जियन कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी एक्ट को बना दिया गया, अब उस एक्ट का जांच कौन करेगा, तो उस एक्ट का जांच हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा, उसको देखेगा, उसका रिव्यू करेगा और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज़ के बारे में वो बताने का हमको प्रयास करेगा कि हाँ क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। ये कहीं हमारे आर्टिकल नंबर 13 को तो बारे में नहीं बता रहा है, कहीं किसी के फंडामेंटल राइट को तो कर्टेल नहीं कर रहा। इन सभी चीज़ों को क्या किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, डिस्कस द टर्म प्री नैटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के बारे में। अब यहाँ पे जो भी टेक्निक्स यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं उन टेक्निक्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि जो टेक्निक्स यहाँ पे अप्लाई किया जाता है कौन सा टेक्निक। तो साथियों जो भी टेक्निक्स जिस प्रकार से, जिसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में अगर हमको कहीं देखने के लिए मिलता है, अगर बच्चे का, अगर जो महिला प्रेग्नेंट है, अगर उस प्रकार उसके अंदर, उसके घर के अंदर किसी को जेनिटल कोई भी दिक्कत है तो क्या उस प्रकार के जेनिटल दिक्कत को भी समाप्त करने के लिए इस प्रकार की चीज़ों को वहाँ पे क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि क्या वाकई में अगर जेनेटिल डिजीजेस है तो कहीं ऐसा ना हो कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके भी अंदर वो जेनेटिकल डिसीजेज आ सकता है। इसीलिए इस सभी चीज़ों की आप पॉजिटिवली तरीके से, पॉजिटिवली का मतलब कि आप मीन्स कि पॉजिटिवली तरीके से उसका जांच कराएंगे, आप सेक्स सिलेक्शन किसी भी दशा में उसका नहीं कराएंगे। इसी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। अब साथियों यहाँ पे हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, जो हमारा सेकंड टॉपिक आ रहा है, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के बारे में। किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं साथियों, तो ये हमारा एक्ट बहुत ही छोटा एक्ट है। अगर इस एक्ट के बारे में हम बात करते हैं तो टोटल इसमें 10 सेक्शंस ही प्रोवाइड किए गए और ये बात करता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के बारे में बात कर रहा है। इसमें जो स्त्री होती है उसको आप इस प्रकार से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे जिससे कि उसका क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको, उसकी लज्जा भंग की जा रही है, जो कि हम लोग IPC में सेक्शन नंबर 354 के अंदर भी हम लोग कहीं ना कहीं ये पढ़ते हैं, जहाँ पे आपने केस भी पढ़ा होगा रूपल देओल बजाज वर्सेस KPS गिल्स का। तो उसी सारी चीज़ों से ये डील कर रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, व्हाट इज मेंट बाय द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। आपको सबसे तो पहले बताना है कि जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है ये वाकई में है क्या, इस एक्ट को किस प्रकार से बनाया गया है, ये एक्ट किस चीज़ को प्रोहिबिट्स करता है, क्या इस एक्ट के अंतर्गत किन किन बातों को रखा गया, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा भी कोई गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया है कि इस चीज़ को क्या किया जाएगा, प्रोहिबिट्स किया जाएगा, किस किस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, किस चीज़ को हम प्रोरोगेट कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे बताने का प्रयास करना है आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की हम बात करते हैं, What is the reason behind the enactment of the indecent representation of women? क्वेश्चन को पढ़िए, कर रहा What is the reason behind the enactment of indecent representation of women? क्या जरूरत पड़ गई थी, क्या आवश्यकता आन पड़ गई थी इस एक्ट को पारित करने के लिए 1986 में, एंड हाउ इट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स विद रिगार्ड टू प्रोटेक्शन अगेन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन इन रिसेंट टाइम। और ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है हमारे रिसेंट टाइम में। तो दोनों पास्ट एंड फ्यूचर्स को, पास्ट का मतलब है कि 1986 में क्या ऐसी समस्या आन पड़ी थी, क्या ऐसी चीज़ों को देख लिया जाता था, क्या ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया जाता था जिससे कि क्या होता था, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन लग रहा था किसको, महिलाओं को। तो उसके बारे में हमको यहाँ पे बताना है और रिसेंट में क्या चल रहा है इसको यहाँ पे बताने का दोनों प्रयास करना है आपको अपने आंसर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे कर रहा है व्हाट इज द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट का क्या स्कोप है और क्या ऑब्जेक्टिव है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। किसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के बारे में। तो यहाँ पे स्कोप्स के बारे में आप बता देंगे, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता देंगे कि हम
इसका जो स्कोप है, कहाँ कहाँ पे इसका स्कोप है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एज वेल एज किसी हाई कोर्ट के द्वारा अगर कोई भी जजमेंट दिया गया है तो उस जजमेंट को कहाँ तक रिलायबल किया जा सकता है, उस जजमेंट को कहाँ तक लागू किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट आर द वेरियस प्रोहिबिशंस लेड डाउन अंडर दिस एक्ट रिलेटेड टू द एडवर्टाइजमेंट, पब्लिकेशन एक्सेट्रा एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू इट। अगर इस प्रकार से कोई एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कोई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कोई पब्लिकेशन के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कोई पैम्पलेट दे करके किसी भी प्रकार का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कोई फिगर के माध्यम से, कोई ड्राइंग के माध्यम से अगर इस प्रकार से कोई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो क्या यहाँ पे कौन कौन से हम बातों को लिख सकते हैं, वो चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर के फ्रेम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पावर टू इंटर एंड सर्च प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। अब हम प्रोविजंस को और पावर्स को बारे में बात करेंगे कि कौन सा हमारे पास प्रोविजंस ऐसा दिया है और कौन सा ऐसा पावर है जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे जा सकते हैं, कहीं पे एंटर्ड कर सकते हैं और इंटर करने के बाद क्या कर सकते हैं, वहाँ पे किसी भी चीज़ का सर्च कर सकते हैं। किस चीज़ का सर्च कर सकते हैं, ये चीज़ सर्च कर सकते हैं कि किसी ड्राइंग के थ्रू, किसी लेटर के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन तो नहीं न किया जा रहा है। तो जो अथॉरिटीज़ होती है वो अथॉरिटीज़ एंटर कर सकती है और वहाँ पे जा करके वो जांच भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑफेंसेस एंड एक्सप्लेन द पेनाल्टीज इम्पोजेज अंडर दिस एक्ट। अब ये जो एक्ट है इसमें किस प्रकार का पेनाल्टीज इम्पोजेज किया जा रहा है, ये इसका नेचर बताइए। ये जो नेचर होगा क्या ये सिविल नेचर का एक्ट होगा, ये क्रिमिनल नेचर का एक्ट होगा, किस प्रकार के किस नेचर का ये एक्ट होगा, उस एक्ट को हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो भी कॉग्निजेंस लिया जाता है किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा या किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा तो किस नेचर का कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, क्या इसमें डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च कराया जाता है या फिर डीआईआर कराया जाता है। तो जो भी चीज़ होता होगा उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डज द रिसेंट लॉ फुलफिल द नीड्स ऑफ टुडे एरा। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से समाप्त हो गया। अगर एग्जामिनर छोटा क्वेश्चन बनाए तो यहीं पे आपका एक क्वेश्चन समाप्त हो जा रहा है कि क्या ये जो इस समय का लॉ है कौन सा, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, क्या ये आपके नीड्स को फुलफिल कर रहा है क्या इस प्रेजेंट टाइम में। इफ़ यस, अगर फुलफिल कर रहा है, गिव सपोर्टिंग कमेंट्स और इफ़ नॉट गिव रीज़न फॉर द नीड ऑफ न्यू लॉ। और अगर नहीं सपोर्ट कर रहा है, अगर ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है इस टाइम के डिज़ायर को, तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए नए लॉ के बारे में आप प्रावधान करेंगे। तो साथियों आप लोगों ने देखा कि कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे बनाने का भरपूर प्रयास किया गया। और जैसे ही प्रयास ही नहीं किया गया, जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते थे उन क्वेश्चन को भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने का भरपूर प्रयास किया। यहाँ तक कि मैंने आपको एक्ट नंबर वो सेक्शंस भी मैंने बताया कि इस एक्ट में कितने सेक्शन हैं और सेक्शन अगर है तो किस प्रकार का है। अब नेक्स्ट एक्ट पे चलते हैं साथियों। जो नेक्स्ट एक्ट है हमारा वो है द सेक्सुअल हरासमेंट एट वुमेन, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस की हम बात करते हैं, जिसमें साथियों कहीं ना कहीं आप लोगों ने भौरी देवी का नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, वही भौरी देवी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए 100% रेलिवेंट मामला माना जाता है। और साथियों इस जजमेंट के बारे में भी मैं बताऊंगा। इस जजमेंट से भी आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप इसको चाहेंगे तो कोरिलेट भी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 14 से, आर्टिकल नंबर 15 से और आर्टिकल नंबर 21 से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। तो अब इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिस्कस द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द टर्म सेक्सुअल हरासमेंट। किस चीज़ की बात कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट का जो एक्सटेंट है उस एक्सटेंट के बारे में हमको यहाँ पे एलिब्रेट करना है अपने आंसर के अकॉर्डिंग। आगे कर रहा है अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इसमें किस चीज़ की बात करता है, प्रिवेंशन की बात करता है, प्रोहिबिशन की बात करता है एंड रिडरेशल की बात करता है। इन तीनों चीज़ों के बारे में बात कर रहा है और इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में हमको क्या करना है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपने आंसर को फ्रेम करना है। कब, 2013 के परिप्रेक्ष्य में, जो 2013 में हमारा लॉ बना था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको अपने आंसर को फ्रेम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी फाइल
हु मे फाइल अ कंप्लेंट अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। कौन यहाँ पे केस लॉन्च कर सकता है, कौन केस फाइल करा सकता है? क्या जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हुआ है सेम वही महिला जाकर के क्या इस प्रकार का केस लॉन्च करा सकती है, या उसके बिहाफ पे कोई अन्य पर्सन भी जाकर के इस प्रकार का केस लॉन्च करा सकता है? इसके बारे में बात कर रहा है प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेडरेशल एक्ट 2013 एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। तो इन सभी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पे हमको अपने आंसर को कॉन्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड रिलेटेड लेजिस्लेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट। यहाँ पे और करके एक और क्वेश्चन दिया, और में क्या दे रहा है, व्हाट हैज़ बीन इन इंडिया अप्रोचेस टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात कर रहा है। अगर किसी के साथ कोई ऐसी महिला है जो कहीं पे काम कर रही है, अगर उसके ऑफिस एम्प्लॉय के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है, तो उस पर क्या कर सकती है, वो उस पर अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कौन सा क्वेश्चन और आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है हु इज़ एन एम्प्लॉय। सबसे तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय कौन होता है, हु इज़ एन एम्प्लॉय एंड एन एम्प्लॉयर अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट आगे कर रहा है व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ एन एम्प्लॉयर अंडर दिस एक्ट। एम्प्लॉयर का ड्यूटीज़ क्या होगा इस एक्ट के अंतर्गत, इसको भी हमको क्या करना है, अपने आंसर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपने आंसर को फ्रेम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट आर द गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। साथियों ये जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेडरेशल एक्ट 2013, ये यहीं से कहीं ना कहीं इसकी नींव रखी गई थी। कहाँ से, तो ये जो केस आप देख रहे हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, इसी केस लॉ से आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली थी। साथियों ये एक साथिनी रहती है, क्या रहती है, जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो ये एक जो महिला रहती है, ये महिला अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन अपने आप में ये एक एज अ साथनी के रूप में ये कार्य करती है, साथनी के रूप में कार्य करती है। और लोगों का जो दूधमुहे बच्चे होते थे, जैसे अक्षय तृतीया का दिन होता था, अक्षय तृतीया के दिन को लोग इतना शुभ मानते थे कि उस समय लोग दूधमुहे बच्चे का भी क्या कर देते थे, ब्याह कर देते थे। और ये साथनी के तौर पर काम कर रही थी, और यहाँ पर एक दूधमुहे मीन्स की एक नाबालिग बच्चे का शादी कराया जा रहा था किसी बड़े कास्ट के द्वारा, बड़े उच्च जाति के द्वारा। तो इस शादी को इन्होंने क्या किया था, रोकने का प्रयास किया गया था। तो इनको पकड़ करके शादी तो एट द टाइम इन्होंने एक दिन के लिए रोक दिया, लेकिन अगले ही उसके नेक्स्ट डे ही इनके साथ क्या कर दिया गया था, सेक्सुअल हरासमेंट कर दिया गया था, और इनके पति के सामने ही कर दिया गया था। तो उसी से ये केस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस। जब आप अपने आंसर को लिखिएगा साथियों, तो आप अपने आंसर के सपोर्ट में इस केस लॉ को लिख दीजिएगा। नेक्स्ट लॉ की हम बात कर रहे हैं, जो नेक्स्ट लॉ है हमारे पास, ये है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की बात करते हैं। साथियों जब आप लोगों को पता है कि आपके IPC में सेक्शन नंबर 498A ऑलरेडी है, तो फिर ये न्यू एक्ट लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। अगर न्यू एक्ट आ भी गया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो दोनों एक्ट को आपको बाइफर्केट करने की, जानने की बिल्कुल आवश्यकता है कि वाकई में 498A में क्या बताया गया था और साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत क्या बताया गया था। तो दोनों में जब आप बाइफर्केशन करके देखेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये बेहतर होगा। अब देखिए मैं आपको बाइफर्केट करके पहले बता देना चाहता हूँ साथियों, जब आप 498A में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, जब 498A IPC के अंतर्गत आप जाएंगे, तो ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पे काम करता है। किस पे काम करता है साथियों, तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पे काम करता है। लेकिन जब हम DB एक्ट की तरफ जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की तरफ में जाते हैं, तो इसमें मैट्रिमोनी तो आता ही आता है, प्लस इसमें और क्या आता है, इसमें ब्रदर्स का भी लड़ाई आ जाता है। अगर और ब्रदर्स प्लस सिस्टर्स का भी लड़ाई आ जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई ब्रदर है, वो अपने सिस्टर के ऊपर क्या डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कॉज कर सकता है, डेफिनेटली कॉज कर सकता है। कोई मदर है तो क्या वो अपने डॉटर के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कॉज कर सकती है। कोई फादर है तो क्या वो फादर अपने डॉटर के ऊपर क्या डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कॉज कर सकती है, कर सकती है। इस प्रकार के समाज में आपको बहुत देखने के लिए एग्जाम्पल मिलेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में क्या किया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था इस एक्ट को। साथियों जब हम यहाँ पे 498A की बात करते हैं, 498A की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट FIR लॉन्च कराया जाता है। लेकिन इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें साथियों DIR लॉन्च कराया जाता है। FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च कराई जाती है इसमें, और इसमें DIR कराया जाता है। DIR का मतलब होता है कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट यहाँ पे लॉन्च कराई जाती है।
आप दोनों के नेचर को समझते रहिए। ये जो होता है ये पनिशेबल नेचर का होता है, लेकिन ये जो होता है साथियों इसमें रिलीफ लेने की बात की जाती है। पनिशमेंट तो होता ही है बाद में जो भी होगा, लेकिन सबसे पहले इसमें रिलीफ मांगा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ों आप लोगों को समझ में आ गया। 498A जब आपके पास है तो फिर DB एक्ट लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, और DB एक्ट भी आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। तो दोनों चीज़ों को आपने बाइफर्केट करके ऑब्जर्व कर लिया। पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछ रहा है दोस्तों वो कह रहा है व्हाट इज़ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, व्हाट इज़ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। सबसे तो पहले आपको बताना है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 होता क्या है। फिर इसी क्वेश्चन को आगे अगर आप ब्रॉड करेंगे तो देखेंगे व्हाट इज़ द लॉ प्रायर ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की बात कर रहा है। तो जो इसके पहले का जो लॉ था उसके बारे में भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं तो कह रहा है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अकॉर्डिंग टू द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब क्या डेफिनेशन है DB एक्ट का, उस DB एक्ट के डेफिनेशन को 2005 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वाई वॉज द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 वॉज पास्ड, क्यों 2005 में नया एक DB एक्ट को पास किया गया था। आखिर में क्या आवश्यकता आन पड़ी थी कि नया DB एक्ट को पास करने की आवश्यकता पड़ी थी। ये सभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे रखने का प्रयास किया गया है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, किसके द्वारा कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत। तो आप ये भी इसका भी आप आंसर दे सकते हैं। सभी के सभी इसमें छोटे ही क्वेश्चन बनेंगे। दे रहा है डिफाइन शेयर्ड हाउस होल्डर। अब शेयर हाउस होल्डर को आपको डिफाइन करना है कि शेयर हाउस होल्डर होता क्या है, साझी गृहस्थी किसको कहा जाता है, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, इन सभी चीज़ों को आप अलग अलग करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में अगेंस्ट हुम कैन कंप्लेंट वी फाइल अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, किसके अगेंस्ट कंप्लेंट किया जा सकता है। देखिए साथियों इसमें कंप्लेंट्स की बात की जा रही है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कंप्लेंट की बात आ रही है। और कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, DIR होता है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है। यहाँ पे FIR नहीं आ रहा है कि आप कंप्लेन करने जा रहे हैं या FIR करने जा रहे हैं। आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कंप्लेन वर्ड लिखा और यही कंप्लेन आपका क्या कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो कर रहा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एब्यूजेस अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसके अंतर्गत कौन कौन सी कुरीतियों को शामिल किया गया था, उन सभी कुरीतियों के बारे में हमको क्या करना है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अकॉर्डिंग बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं, कर रहा है व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट व्हाइल डिसाइडिंग केसेस अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। कौन कौन से यहाँ पे डिसाइडिंग केसेस हैं, उस डिसाइडिंग केसेस के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, अपने आंसर को एलिब्रेट करते हुए यहाँ पे चलना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। जब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं तो कह रहा है हु इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की साथियों, हु इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर हम किसको कहते हैं, कौन होता है सर्विस प्रोवाइडर, कौन किस प्रकार के सर्विस को प्रोवाइड करता है, उसके बारे में हमको यहाँ पे जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले पूछ रहा है हु इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर के बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन इट्स पावर एंड फंक्शंस एक्सरसाइज बाय हिम अंडर दिस एक्ट। मीन्स कि DB एक्ट के अंतर्गत किसको सर्विस प्रोवाइडर माना गया। अगर वो सर्विस प्रोवाइडर हैं तो किस प्रकार के वो सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं एट द टाइम, कब, जब कोई भी महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अगर उसके ऊपर हुआ है तो किस प्रकार का उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो अब आपको अपने आंसर को इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फ्रेम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मीन्स कि एक्ट नंबर 5 में कह रहा है हमारा, बात करते हैं द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। और ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। और साथियों अगर इस एक्ट की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर चैप्टर है जो आपके 9 माइनर एक्ट शामिल किए गए इस बार, इसमें टोटल 17 चैप्टर हैं। और सेक्शंस की बात करते हैं तो 102 सेक्शंस इसके अंतर्गत डाले गए हैं। किसके अंतर्गत, द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंतर्गत। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, Who is the objective? What is the objective and need of the right of persons with disabilities Act 2016 की बात कर रहा है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स को बताइए, इसके नीड्स को बताइए। किसके, द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के। पहला क्वेश्चन ये कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आर द सिलेंट फीचर ऑफ द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। क्या क्या इसके सिलेंट फीचर हैं, उन सभी सिलेंट फीचर को आप बताइए कि राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 का इसके कौन कौन से सिलेंट फीचर हैं जो आपके लिए रेलेवेंट है, उसको यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू इम्प्रूव द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इसके भी बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है,
एलिब्रेट करके अपने क्वेश्चन को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कर रहा है व्हाट इज मेंट बाय एपिलेट अथॉरिटीज अंडर दिस एक्ट। अब जो एपिलेट अथॉरिटीज होती है किसके अंतर्गत, द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंतर्गत। तो इस एपिलेट अथॉरिटीज को भी हमको क्या करना है, इस एपिलेट अथॉरिटीज को भी हमको बताना है। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गिवन टर्म। बैरियर्स पे हमको एक शॉर्ट टर्म देना है कि बैरियर क्या होता है, किस प्रकार का बैरियर इनके लिए लगा दिया जा रहा है। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन पे किस प्रकार से बैरियर लगा दिया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ किया जाता है, किसके साथ, जो पर्सन होते हैं राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के अंतर्गत। इस्टेब्लिशमेंट, अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, क्या उसके अंतर्गत भी किसी भी प्रकार का बैरियर, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है। सपोर्ट के बारे में हम लिखेंगे, यहाँ पे हाई सपोर्ट की बात करता है कि हाई सपोर्ट क्या होता है। हाई सपोर्ट वो सपोर्ट होता है जिसमें कि आदमी अपने क्रियाकलाप को भी नहीं कर पाता, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशंस के बारे में भी आपको बताना है कि क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, किस प्रकार से अगर कोई पर्सन है जो डिजेबल है उनको किस प्रकार का यहाँ पे एजुकेशन दिया जाएगा, उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर फ्रेम करना है। ये सभी के सभी 5-5 नंबर में आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो कह रहा है डिस्कस द स्पेशल प्रोविजंस फॉर द पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। साथियों यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की, कि क्या किसको हम बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत रखेंगे। क्या 50% व्यक्ति को, जिस 50% डिसेबल व्यक्ति है, क्या इसको हम बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ में रखेंगे, क्या जो 60% डिसेबल है उसको हम बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ में रखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आप क्या करेंगे, अपने आंसर में फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज अंडर दिस एक्ट के बारे में। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या जो डिसेबल पर्सन को जो सर्विस प्रोवाइड करता है उनके इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी हमको अपने आंसर में फ्रेम करना है। तो साथियों आप लोगों ने देखा कि पॉजिटिवली यहाँ पे मैंने 5 एक्ट लाया था और 5 एक्ट का आंसर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब जो भी नेक्स्ट एक्ट लाऊंगा साथियों, वो नेक्स्ट एक्ट सेकेंड पार्ट में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। अगर साथियों आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप इस सेशन को लाइक करें, इस वीडियो को और भी लोगों तक फॉरवर्ड करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए वो आपको अपडेट आसानी से मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।